हेलो बच्चों। तो चलो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज। क्लास 12 का है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लास 12 का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास 12। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं ज़रूरी जो जान लीजिए। ये चैप्टर जो है वो नीट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि जो इसका लिंक है वो आपको हर चैप्टर में दिखेगा आपको। जैसे ये चैप्टर जो है आपको 11th का जो लिविंग वर्ल्ड उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिखेगा, फिर से आपको मॉर्फोलॉजी में दिखेगा, आपको मॉडिफिकेशन से मॉर्फोलॉजी में दिखेगा आपको, फिर से प्लांट रिप्रोडक्शन में दिखेगा। ठीक है, हर जगह आपको ये छोटा छोटा है। तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी एनटीए ने क्या किया, हटा दिया, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को आप पढ़िए। ठीक है, और जो लिंक है इस बातों को समझिए। मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले आप रिप्रोडक्शन का मतलब समझिए। ठीक है, फिर मैं ऑर्गेनिज्म, फिर मैं बताऊँगा इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। देखिए, जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि महिंद्रा कंपनी है। ठीक है, वो गाड़ी बनाती है। तो उसने एक गाड़ी बनाई, उसने बनाई बोलेरो। ठीक है, एक कंपनी है महिंद्रा। ठीक है, एक महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा, उसने बनाई बोलेरो। ठीक है, उसने बनाई बोलेरो, उसने बोलेरो बनाई। लेकिन बोलेरो ने क्या किया कि ये 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद ये गाड़ी ख़राब हो गई और ये मर गई। ठीक है, ये बर्बाद हो गई, स्क्रैप हो गया, ये मर गई। लेकिन इसने अपने बोलेरो से बोलेरो नहीं बना पाया। ठीक है, यानी कि इस कंपनी जो है वो प्रोडक्शन करती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन। ठीक है, वो प्रोडक्शन करती है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। इसीलिए इसका नाम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अपने जैसे एक ऑफ स्प्रिंग तो बनाए। ठीक है, लेकिन हर जनरेशन में अपने जैसे एक ऑफ स्प्रिंग बनाए। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बनाए, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था जो भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब मैंने रिप्रोडक्शन का मतलब समझा। अब समझिए कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है। देखिए, हमारा अर्थ है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ईयर्स ओल्ड है, बायो है 20 बिलियंस। हमारा यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर पुराना है, जिसमें 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ बना है। ठीक है, ये हमारा अर्थ बना। ठीक है, और उसके 500 बिलियन के बाद, यानी 4 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे जो लिविंग लाइफ फॉर्म हुआ था हमारे अर्थ पे। ठीक है, लाइफ फॉर्म हुआ था। इसके बाद उसके बाद कोजरवेट्स बने थे, ठीक है, कोजरवेट्स बने थे। और यही कोजरवेट्स लाइफ फॉर्म की गारंटी देती है। यहीं से हमारी लाइफ शुरू हुई थी हमारे अर्थ पे। ठीक है, यहीं से हमारे अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी कोजरवेट्स के बाद। तो ये घटना घटी थी कम से कम 4 बिलियन ईयर्स पहले। वहाँ से ऑर्गेनिज्म बने थे, हमारे ऑर्गेनिज्म बने थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म 4 बिलियन पहले से लेकर अब तक जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा इवॉल्व होकर अलग अलग स्पीसीज और अलग अलग वैरायटी के जानवर, एनिमल्स, प्लांट्स आपको हमारे पृथ्वी पर दिखेंगे, आपको अर्थ पे दिखेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई। मैंने आपको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेरे साथ दोहरा दें, ठीक है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मुझे बता दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की क्या गारंटी है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
ऐसी क्या फीचर्स हैं कि वो बोलोरो गाड़ी में नहीं है लेकिन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो उसका पहला है ग्रोथ, पहला है ग्रोथ, पहला है ग्रोथ, ठीक है, पहला है ग्रोथ। दूसरा है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तीसरा है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है। चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये कहेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, अपने काम के प्रति जागरूक है, उसे महसूस होती है। सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेस को मिला के कॉन्शियसनेस बोलते हैं। पांचवा है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। छठा है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सातवां है माफ करिएगा मैं देख के बताता हूँ आपको, सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन। आठवां है इमर्जेंस, इमर्जेंस। नौवां है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। और दसवां है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, पता नहीं आपको कैमरे पर दिख रहा कि नहीं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्लियर होता है कि अगर उसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपका है कि ये जीवित है, इसमें जान है, ये जी सकता है। कौन सा? पहला है ग्रोथ, पहला है ग्रोथ। सेकंड है रिप्रोडक्शन। चौथा है सेंसिटिविटी। तीसरा सेंसिटिविटी। चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसमें लगेगा कि इसमें जागरूकता है, ये चीज़ों को महसूस कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, इमर्जेंस है, इंटरेक्शन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी कहती है क्या कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सब में होता है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है भाई। आपको जान के हैरानी हुई कि अगर लिविंग है रिप्रोडक्शन तो होता है, वो अपने बच्चे तो पैदा करते हैं, फिर भी डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? तो बोला कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर्स है, बाकी ये लोग सपोर्टिंग फीचर्स है कि हाँ सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक सिंगल सेल है। अगर इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, तो एक सेल से 2 सेल बनेगा, ठीक है, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। सेल्फ रेप्लिकेशन होता है तो ये चारों सेल्स एक ऑर्गेनाइज होके और इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये टिश्यू बना सकते हैं, ठीक है। फिर से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट क्या कर सकते हैं कि खुद से भी इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड विथ इन्वायरमेंट, हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ, अपने आप से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने जहाँ वो रहते हैं, जहाँ के हैबिट एंड हैबिटेट है, तो इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंस, अब देखिए इमरजेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही खास वो है। जैसे आज से करोड़ों साल पहले एक सिंगल सेल बना था, उस सिंगल सेल से बैक्टीरियाज बने, फिर टिश्यू हो गया, फिर पोरीफेरेंस बने, अलग अलग मैमल्स बने, अलग अलग एनिमल्स बने, फिर हम बने, डायनासोर थे वो ख़त्म हो गए, बर्ड्स बने, एम्फीबियस बने, रेप्टाइल्स बने। तो इमर्ज होकर के वहाँ से इमर्ज हो मतलब खुलकर इवॉल्व हो के, इमरजेंस को मैं कह दूँ कि इवॉल्व हुआ ये सब इवॉल्व हो के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इंटरेक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में। ये सारे फीचर्स मिला के ना ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप कहें कि भाई पृथ्वी पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑर्गेनिज्म के, कितने तरह के
ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, ठीक है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तुम अगर आपको विटेकर जो साइंटिस्ट हुए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, एक साइंटिस्ट हुए विटेकर, विटेकर 1969 में, विटेकर 1969 में इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला जो है वो था मोनेरंस का, मोनेरंस। सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, ठीक है, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमालिया, ठीक है, पांचवा एनिमालिया। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 1 2 3 4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोला कि उन्होंने धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बस 5 तरह के ही हैं। उन्होंने वायरस को इस कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है, वायरस को इस कैटेगरी में नहीं रखा है। बोला कि वायरस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो 10 कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था वो वायरस में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस कैटेगरी में नहीं रखा, वायरस को किसी भी कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो कहते हैं कि जो है मोनेरंस है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोटिस्टा और ये दोनों मिला के यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है। साइज जो भी हो, इनका साइज वेरिएबल है दोनों का, साइज जो भी हो, लेकिन ये सिंगल सेल रहेंगे। एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ठीक है। बाकी ये लोग मल्टी सेलुलर है, ये लोग है मल्टी सेलुलर, मैं MC लिख रहा हूँ, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर UC, ठीक है। ये लोग मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल है। ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, लेकिन ये आपको ऐसे ही अपने नेकेड आई से, नंगी आंखों से आपको दिख जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक और डिफरेंस है, ये एकलौता जो है वो है प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये पैरियोकैरियोटिक, लेकिन ये सारे ये सारे लोग हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। देखिए बायोलॉजी में यू शब्द आपको जहाँ मिले, यू समझिए कि इसका मतलब होता है ट्रू या रियल, ठीक है, ट्रू या रियल, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग है, ट्रू है, रियल है, सच में है। प्रो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, मतलब पृथ्वी पे, अर्थ पे जो आए थे जो ऑर्गेनिज्म, उनके पास पहले। जो कैरियन शब्द है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, न्यूक्लियस। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिड्स होता है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पुराना तरह का है, बहुत ही पुराना स्टाइल का है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोकैरियोटिक, पुराना न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन, जहाँ ये न्यूक्लियस होता है उस जगह को न्यूक्लियन कहते हैं, और साइटोप्लाज्म चारों तरफ होता है, एक जगह होता है, और वो ट्रैवल करते रहते हैं, वो एक जगह नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेन होता ही है, लेकिन न्यूक्लियस को रखने वाला भी एक और मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम और DNA होता है, ठीक है, इसके अंदर DNA का, इसलिए इसका यूकैरियोटिक नाम है। एक क्रोमोसोम दोनों तरफ है, लेकिन ये है इसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसका एक मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका नाम है ट्रू न्यूक्लियस है, यानी यूकैरियोटिक है। याद रखें, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट निकला है। तो विटेकर ने कहा कि 5 तरह का होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इसमें जो मोनेरंस है ये फिक्स कैटेगरी है, मोनेरंस है जो वो फिक्स कैटेगरी है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये फंजाई, प्लांटी, ये लोग भी फिक्स कैटेगरी है। लेकिन जो ये प्रोटिस्टा जो है सारे एनिमल्स के लिए एक रिफ्यूजी कैंप है। साइंटिस्ट ने कहा कि रिफ्यूजी कैंप है। बोले कि रिफ्यूजी कैंप क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई कैटेगरी है, वो कोई फिक्स नहीं है, वो हर तरह के एनिमल को रखेंगे। मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर है, बाकी ये सब मेडल्स है। तो ये बोलता है प्रोटिस्टा कि मैं प्लांट भी हूँ, मैं एनिमल भी हूँ, लेकिन मैं सिंगल सेल ही रहूँगा, ठीक है, मैं सिंगल सेल ही रहूँगा। जैसे अगर फंजाई का कोई ऐसा सेल जो कि सिंगल सेल है, लेकिन फंजाई के सारे गुण मौजूद है उसके अंदर, लेकिन वो सिंगल सेल है, तो इनको लाओ प्रोटिस्टा में, ये प्रोटिस्ट में रहेंगे, सिंगल सेल। एग्जाम्पल ईस्ट, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये
इस फंजाई के एग्जाम्पल हो गए। अगर प्लांट है तो प्लांट में भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक होते हैं, तो प्लांट का कोई ऐसा सेल जो यूनिसेलुलर है तो आप प्लांट में नहीं रखेंगे। विटेकर का कहना ही है कि इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर होना चाहिए। अगर उसमें एक भी एग्जाम्पल अगर यूनिसेलुलर मिल गया और वो इस तीनों फैमिली से, तो उसको उठा कर तुरंत प्रोटिस्टा में डाल दो। अगर प्लांट मल्टी सेलुलर है लेकिन उसका कोई भी एक भाई बंधु अगर यूनिसेलुलर मिल गया, तुरंत उठाओ और प्रोटिस्टा में डाल दो। प्लांट के कोई मिल गया इसे तुरंत लाओ और प्रोटिस्टा में डाल दो, जैसे क्लेमेडोमोनस, ठीक है, सेलाजिलेना, ठीक है, ये लोग यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलुलर है। तो एनिमालिया, जितने भी एनिमल है, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा, ये लोग क्या, इन लोग को उठा के प्रोटिस्टा में डाल दो। तो प्रोटिस्टा जो है एक रिफ्यूजी कैंप है। ऐसे तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि 7.1 to 7.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं अर्थ पे, अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है। मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज जो है डिस्कवरी हो चुकी है, अभी और भी डिस्कवरी होना बाकी है। अगर हो सकता है कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो जाए जो कि इन सारे कैटेगरी में ना आके प्रोटिस्टा में चला जाए। सिंगल है तो प्रोटिस्टा में डाल लो, प्लांटी है तो प्लांटी में रखो, एनिमल तो एनिमल में रखो, ठीक है। ये लोग ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका अपना एक लाइफ स्पैन है। एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो यहीं से शुरू करती है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या है? कहता है कि लाइफ जो है, अगर आप धरती पे आए हो तो आपको एक न दिन मरना ही है, आपको एक न एक दिन मरना ही है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है धरती पे, सबको मरना ही है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन कहते हैं बर्थ टू नेचुरल डेथ। अभी फोकस कीजिएगा, मैंने नेचुरल डेथ कहा, मैंने डेथ नहीं कहा, मैंने नेचुरल डेथ कहा, मैंने नेचुरल डेथ कहा। जैसे हम अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, उम्ब है, यूट्रस है, ठीक है, ये है यूट्रस, ठीक है, ये है यूट्रस। अगर माँ ने कंसीव किया, ठीक है, और बेबी पेट में ही मर गई, तो इसके मर को डेथ नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मिसकैरेज। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरी स्पेलिंग में थोड़ी हाथ तंग रहती है। मिसकैरेज, इसको डेथ नहीं कहते हैं, डेथ कहते हैं बर्थ के बाद। अगर कोई माँ कंसीव की है, गर्भ धारण की है और उसका बच्चा पहले महीने, 2 महीने, 9 महीने, 8 महीने में अगर वो पेट में ही बच्चा मर जाता है, ठीक है, तो उसको नेचुरल डेथ नहीं माना जाएगा, उसे कंडीशनल डेथ या अनकंडीशनल डेथ माना जाएगा, ठीक है। वो उसका होता है मिसकैरेज। बायोलॉजी में सब यूज करते हैं, मिसकैरेज हो गया, डेथ नहीं कहते। डेथ कहते हैं जब बच्चा डिलीवर होकर नॉर्मली डिलीवर हुआ है और वो बाहर आया है, उसका लालन पालन होगा, उसका पोषण होगा, और जो ह्यूमंस का मान लो हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमंस का जो नेचुरल एवरेज लाइफ जो है वो है 80 ईयर्स। कहीं कहीं 70 साल भी मिलेगा, कहीं कहीं को 60 साल भी मिलेगा। जैसे जैसे पहले हम लोग 80 साल जीते थे, हमारा खान पान, हमारा हैबिटेट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो 70 पर आ गए। अभी हम जो एवरेज लाइफ है वो 65 चल रही है, ठीक है, वो भी वो 65 चल रही है। हम 70, हमारा यही एवरेज लाइफ, हम इससे ज़्यादा नहीं जी सकते। कोई 80 साल जी जाए, कोई नेचुरल, लेकिन एवरेज जो है आमतौर पर देखा था कि इंसान 65 साल जी रहा है, हमारा एवरेज लाइफ यही है। नेचुरल डेथ है, अगर वो बच्चा डिलीवर हुआ है और वो बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद 1 साल के बाद मर जाए, 1.5 साल के बाद मर जाए, या 30-35 में ही मर जाए, उसके नेचुरल डेथ नहीं कहेंगे। नेचुरल डेथ कहते हैं एवरेज लाइफ को। तो यहाँ पे नेचुरल डेथ को, एवरेज लाइफ को, जो कि हमारा 65 ईयर्स है, 65, इसी को नेचुरल डेथ कहते हैं, ठीक है, नेचुरल डेथ कहते हैं। नेचुरल डेथ कहते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का कि कौन सा एनिमल कितने साल जिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है एलिफेंट का, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ह्यूमन, बटरफ्लाई, ठीक है, हॉर्स, पैरट,
पैरट मतलब तोता, ठीक है, पैरट। बनाना, बनाना, ठीक है, बनाना, बनाना। टॉर्टोइस, टॉर्टोइस, ठीक है। शुगर कैन, शुगर कैन, ठीक है। पीपल, पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल। क्रो, रोज ट्री, रोज, रोज, ठीक है। डॉग, काऊ, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। इतने एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि ये लोग, इनका लाइफ स्पैन क्या है। अब देखिए, पहले से करोड़ों साल पहले से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक जिंदा आ रहा है, ठीक है, जिंदा होते हुए आ रहा है। तो हाथी जो है वो 90 साल जिया, 19 ईयर्स। एनसीईआरटी कहती है कि हाथी ने ना 90 साल जिया, ठीक है। डॉग, ह्यूमंस 65 साल जी रहे हैं, कभी कभी 90 साल भी आपको दिखेगा कि। बटरफ्लाई 7 वीक, 7 हफ्ते, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स आपको जी रहे हैं 20 से 25 साल, 20 से 25 साल। पैरट, अब देखिए पैरट का 140 साल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 140 साल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ना, चलो पैरट 140 साल कैसे जिएगा। देखिए जो हरे रंग का जो पैरट जो हम लोग घर में पालते हैं ना, वो एक अलग स्पीसीज़ है, ठीक है। लेकिन आप जब जंगलों में देखेंगे तो अलग अलग बड़े बड़े साइज़ के पैरट सबको दिखेंगे, जिसका बीक बहुत बड़ा होता है, टेल लंबा बड़ा होता है। तो वो लोग जंगल में रहने वाले ना बहुत लंबे लंबे, तो उन सबको एवरेज निकालने के बोला कि 140 साल जिएंगे। बनाना, बनाना को कहा गया है कि 2 से 3 साल। लेकिन इसके अंदर जो है, इसके अंदर बनाना, बनाना के अंदर का जो वो है राइजोम्स है, ठीक है, राइजोम है, वो 20 से 25 साल तक रहता है, ठीक है। 20 से 25 साल। देखते हैं कि बनाना को काट देते हैं हम लोग, फिर भी अंदर से रूट निकलते रहता है, उसको सकर्स बोलते हैं, सकर्स, सकर्स, सकर्स बोलते हैं, ठीक है। टॉर्टोइस 150 साल, ये 150 साल जीता है, ठीक है। शुगर कैन 1 सीजन, 1 सीजन, 1 सीजन जीता है, ठीक है। पीपल, पीपल होता है 500 साल जीता है, 500 साल। कोरो 15 साल, 15 साल, क्रो 15 साल। रोज 2 से 7 साल तक जीता है। डॉग 15 साल, 15 साल। क्रो, काऊ, सॉरी, काऊ है 25 साल। कॉल करो। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का दिया हुआ है 30 डेज, 30 दिन, देखिए। फ्रूट फ्लाई का एक इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी में। जब आप जेनेटिक्स चैप्टर पर पहुँचेंगे तो फ्रूट फ्लाई, एक साइंटिस्ट हुए हैं TH मॉर्गन, TH मॉर्गन, ठीक है। उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स का, इन लिंकेज का। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने किया था पी प्लांट पे, ठीक है, पाइसन सटाइवम पे। तो TH मॉर्गन ने कहा था कि उन्होंने इस पर कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रूट फ्लाई। फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कितना साल जीता है? 60 साल, 60 साल। ये कुछ एग्जाम्पल है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे उनका। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब ये लिखने का मकसद क्या है एनसीईआरटी का? इन सब का लिखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो आज से करोड़ों साल पहले एक हाथी ने पैदा लिया था, तो वो कुछ तो किया होगा ना कि आज तक हाथी की प्रजाति जिंदा है, कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा। तो हाँ, किया था। बोला कि उसने मरने से पहले अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म छोड़ गया था, एक और ऑर्गेनिज्म छोड़ गया था, उसको बोलते हैं अपना खुद का ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, यानी खुद का बच्चा है उसका। तो किस प्रोसेस छोड़ा था? बोला कि हाँ रिप्रोडक्शन से छोड़ा था, वही उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो बोला कि हाँ रिप्रोडक्शन से छोड़ते हैं भाई, और कुछ नहीं, वही एक प्रोसेस है कि रिप्रोडक्शन से छोड़ते हैं। एलिफेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सब लोग अपने अपना एक जो कैरेक्टर्स बताया ना 10 कैरेक्टर्स, तो बोला कि नहीं, सब में एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, उसी प्रोसेस से सब ने अपना अपना एक स्पीसीज कंटिन्यू करने के लिए एक एक ऑर्गेनिज्म छोड़ गए हैं धरती पे, जिसको प्रोसेस को, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला एनसीईआरटी का जो पेज है वो मैं पेज आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ दे रहा हूँ। देखिए,
ईच एंड एवरी ऑर्गेन, आप एनसीईआरटी हाथ में ले लीजिए और आप साथ दोहराइए, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कुछ ही वक्त तक जिंदा रहेंगे। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखिए नेचुरल डेथ में एक और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ नेचुरल डेथ का मतलब क्या है, ठीक है। नेचुरल डेथ का मतलब क्या है, नेचुरल डेथ का मतलब है सर मैं एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ। नेचुरल डेथ जो मैं आपको बताऊंगा अभी ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर, जो मैंने आपको लिखवाया वो फिगर में दिया हुआ है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फ्रॉम विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट द स्पेस मेथड। एग्जामाइन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द टेबल। Isn't both interesting and intriguing to know that it may be a short or few days। तो कहता है कि कुछ पहेली जैसा और इंटरेस्टिंग नहीं है कि अलग अलग जानवर का अलग अलग लाइफ स्पैन दिया हुआ है। कोई शॉर्ट लाइफ का है, कुछ दिन का है, तो कोई कुछ सालों का है, ठीक, कोई हफ्तों का है। बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज। अब कहता है कि साइज कुछ भी हो आपका, ठीक है। जो बर्थ से नेचुरल डेथ है, ठीक है, बर्थ से नेचुरल जो डेथ है, आपको साइज कुछ भी हो, ठीक है, साइज कुछ भी हो, आपका साइज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्रो और पैरट का साइज लगभग एक ही है, सेम साइज है, सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सिमिलर ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन उन लोगों का अलग अलग है। पैरट आपको जिएगा 140 साल, ठीक है, अब क्रो जी रहा है 15 साल, ठीक है, 15 साल, ये 40 साल, लेकिन साइज होना उसी तरह। मैंगो ट्री है, देखिए मैंगो ट्री है, एक मैंगो ट्री है और एक पीपल का ट्री है। तो मैंगो ट्री जी रहा है 40 साल, ठीक है, 100 साल, और ये पीपल जो रहा है 500 साल से लेके 1000 साल तक, 1000 साल तक। तो साइज लगभग बोलता है कि साइज मैटर नहीं रखता है, ठीक है, साइज मैटर नहीं रखता। सिमिलरली मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन दैन कंपेयर टू द पीपल ट्री। वट एवर विद द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। बोला कि लाइफ स्पैन कुछ भी हो लेकिन आपको मरना तो तय है, अदम सर्टेनिटी है, ठीक है। कोई भी इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल। अब देखिए सिंगल सेल का क्या माजरा है, सिंगल सेल में क्या क्या है। पहले तो देखिए आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी खुदा भगवान अल्लाह को मानते हो, उन्होंने कोई भी आपका पूजा करने वाला जो भी देवता है ऊपर, उसने किसी भी इंसान को अमर रहने का वरदान नहीं दिया। कोई भी यहाँ अमर नहीं है, अगर आप धरती पे आए तो आपको मरना ही है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, मरना तो है। जैसे कि मैंने विटेकर का मैंने एक बार और लिख रहा हूँ। विटेकर का पहला था मोनेरन्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया वाली फैमिली है, ठीक है। दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें प्लांट्स प्लस एनिमल जैसे लोग रहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो लोग सिंगल सेल होना चाहिए, ठीक है, यूनिसेलुलर होने चाहिए। उसके बाद है फंजाई, ये है लोग मल्टी सेलुलर। उसके बाद है प्लांट, ठीक है, प्लांट ये भी है मल्टी सेलुलर। उसके बाद है एनिमल, ठीक है, एनिमल ये भी मल्टी सेलुलर है, तो कहने का मतलब कि नेचुरल डेथ तो होता है, नेचुरल डेथ। यहाँ देखिए आपका हुआ बर्थ, ठीक है, बर्थ हुआ, यहाँ पे आके हुआ नेचुरल डेथ, यहाँ पे हुआ आपका नेचुरल डेथ, ठीक है, यहाँ पे हुआ नेचुरल। बर्थ से होगा अलग अलग है, तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ठीक है। यहाँ पे होगा बचपन, बर्थ के बाद बचपन, जिसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। उसके बाद होगा रिप्रोडक्टिव फेज,
फिर होगा सेनिसेंस मतलब बुढ़ापा, सेनिसेंस। उसके बाद नेचुरल डेथ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जुवेनाइल फेज जैसे ही हम लोग पार करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज था, जिसको जवान कहते हैं कि बहुत जवानी छाया तुम्हें है, यानी कि हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो बोले रिप्रोडक्शन फेज है। सेनिसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, ठीक है, तरह तरह की बीमारियाँ हो, सेनिसेंस कहते हैं, नेचुरल डेथ होता है। ये हर किसी पर लागू होता है, लेकिन जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल क्या करता है कि उसके पैदा तो है, ये सिंगल सेल है, ये पैदा तो हुआ है, मान लीजिए कि बर्थ हुआ है, बर्थ के साथ होगा ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते ही डेथ होना चाहिए, ग्रोथ होते ही डेथ होना चाहिए, लेकिन डेथ ना होके सीधा वो डेथ नहीं होता है, वो सीधा ग्रोथ होके ग्रोथ होता है और अचानक 2 सेल में टूट जाता है, अचानक दो सेल में टूट जाता है। ये क्या मसला है भाई? बोलेगा सिंगल सेल है वो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद डेथ होना चाहिए, लेकिन इसमें डेथ नहीं, इसका ग्रोथ का मतलब हो रहा है कि जो सेल है अंदर का, ग्रोथ का मतलब ही क्या है, ये मैच्योर हुआ ना, मैच्योर हुआ है, मैच्योर होने का मतलब है जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है इसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है और ये हो गया 2 सेल में, ठीक है, 2 सेल में टूट जाता है। तो यहाँ पे 2 सेल बन रहा है एकदम नया नया, देखिए जो नया सेल बन गया, तो इसके अंदर जो है इसके सेल, इसका जो सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन, सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। इसके लिए सिनोनिमस वर्ड है, सिनोनिमस है, मतलब सिंगल सेल के लिए सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीज़न है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पैदा होते हैं, जवानी बुढ़ापा करते हैं, जवानी में आके फीमेल पार्टनर के साथ हम लोग सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद हमारा एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हमारा मल्टी सेलुलर है, हमारे शरीर का छोटा सा सेल पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो सिंगल सेल है वही अकेले ही ग्रोथ कर, वही उसका बॉडी वही ग्रोथ कर रहा है, वही टूट जा रहा है। तो यहाँ तो नेचुरल डेथ हुआ ही नहीं, यहाँ तो नेचुरली डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ का मतलब क्या है कि ये जो सेल है अंदर के, जो सेल है जो किसी की जिसका भी बना हुआ, मेम्ब्रेन का बना हुआ है, म्यूरिन से सेलुलोज का बना हुआ है, वो डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, गल जाए, सड़ जाए। हम लोग जब मरते हैं तो क्या हुआ, हमारे बॉडी को दफना दिया जाता है, ठीक है, ज़मीन में गाड़ जाता है, तो हम लोग डिकम्पोज हो जाता है, हमारा नेचुरल डेथ हुआ ना। लेकिन इसका नेचुरल डेथ हो ही ना है, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट के 2 नए नए सेल बन जा रहे हैं, तो यही इसका सेल डिवीज़न हो रहा है। तो यही सेल डिवीज़न रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीज़न, इसमें नेचुरल डेथ हो ही ना है। इसलिए कहा था कि दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म को मरना है एक्सेप्ट सिंगल सेल। सिंगल सेल में मोनेरा मैंने बैक्टीरिया वाली फैमिली और प्रोटिस्टा, जो सिंगल सेल है, जो एनिमल भी है और प्लांट भी है, उन लोग का नेचुरल डेथ नहीं होता है, वो हमेशा धरती पे हैं, करोड़ों साल से हैं, आज तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, बस वो खुद का ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं, ग्रोथ का अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, और डीएनए जो है अगर एक सेल में 2 डीएनए बन गया, 2 न्यूक्लियस बन गया, तो अलग अलग सेल में टूट के हो जाते हैं, ठीक है। मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सिंगल सेल है वो क्या करते हैं, ठीक है, सिंगल सेल है वो क्या करते हैं, सिंगल सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल में होगी ग्रोथ, ठीक है, सेल में होगी ग्रोथ, और ग्रोथ से ही होगा सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न से ही बनेंगे 2 सेल, 2 सेल। तो देखिए एक सेल था, 2 सेल बन गया, यानी कि यहाँ पे 2 नए बच्चे पैदा हुए हैं, तो इन्हीं का रिप्रोडक्शन कहलाएगा सिंगल सेल में। रिप्रोडक्शन इक्वल टू सेल डिवीज़न, या सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीज़न, ठीक है, समझ में आया? ये इतना रिप्रोडक्शन है। फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी लेने का, ठीक है, बाय।